हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस चैप्टर में कल मैंने ब्लड ग्रुपों के बारे में बताया कि रक्त समूह में ब्लड ग्रुप जो होते हैं, इनका जो युग्म विकल्प होता है, युग्म विकल्पों के आधार पर और AB और RH समूहीकरण के आधार पर कल मैंने इनको बताया आप लोगों को। तो उसमें मैंने बताया कि ब्लड जो होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित होता है, A, B, AB और O। ये तो होता है ABO। इसके अलावा RH फैक्टर के आधार पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। आज मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है RH फैक्टर यानी RH कारक का। RH कारक जो है ये एक ऐसा कारक होता है, इसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने मकाका रीसस नामक बानर पर अपना रिसर्च किया और इस पर रिसर्च करने के बाद में यहां से जो RH कारक लिया है वो इसी शब्द से लिया है, रीसस शब्द से ही RH, इसी को RH फैक्टर कहा है उन्होंने। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जिनमें ये पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है RH के नेगेटिव होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखते हैं कि RH कारक जो होता है मुख्य रूप से वो करीब 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। यानी RH कारक जो है वो क्या है, एक प्रोटीन होता है जो मानव के शरीर की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। मानव शरीर में जो रक्त कणिकाएं हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनकी सतह पर पाए जाने वाला प्रतिरक्षी होता है, ये सतह पर पाया जाता है। विश्व के अंतर्गत लगभग 85% जो लोग हैं वो RH के पॉजिटिव होते हैं और 15% जो लोग होते हैं वो RH नेगेटिव पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इनमें RH पॉजिटिव और नेगेटिव की जहां तक बात आती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं इनमें संपूर्ण विश्व में पॉजिटिव और नेगेटिव। मानव के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं इनमें, और 5 प्रकार के ही RH कारक पाए जाते हैं। 5 प्रकार के प्रतिरक्षी और 5 प्रकार के RH कारक। प्रतिरक्षी के बारे में मैंने कल बताया, 5 प्रकार के प्रतिरक्षी कौन से होते हैं, उनमें गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। यानी कि अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू, ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। उनके अलावा 5 प्रकार के ही RH कारक पाए जाते हैं, जिनमें anti-RH-D, anti-RH-E, anti-RH-E, anti-RH-C, anti-RH-C। यानी anti-RH-D का एक होता है, anti-RH-E के 2 होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर है दोनों, ये कैपिटल और स्मॉल है। उसके अलावा C के भी 2 होते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के शरीर में कितने प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी तो होते हैं ये अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। और यदि मानव के शरीर में RH कारक की बात की जाए तो RH कारक भी 5 प्रकार के होते हैं। इनमें anti-RH-D, anti-RH कैपिटल E, anti-RH स्मॉल E, anti-RH कैपिटल C, anti-RH-C स्मॉल। इनकी संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो जीवों के अंतर्गत इसकी जो मात्रा पाई जाती है, आवृत्ति के अनुसार इन कारकों की जो आवृत्ति होती है वो लगभग anti-RH-D जो होता है वो लगभग 85% होता है। जीवों के शरीर में लगभग 85% anti-RH-D पाया जाता है। जीवों के शरीर में anti-RH-E की जो मात्रा पाई जाती है वो लगभग 30% पाई जाती है। anti-RH-E स्मॉल लेटर, इसकी मात्रा 78% होती है। anti-RH कैपिटल C की मात्रा 80% होती है और anti-RH-C स्मॉल की मात्रा भी 80% पाई जाती है। क्योंकि इनमें ऐसा नहीं है कि 100% का सिंबल बटा हुआ हो, 100% का नहीं है। जीवों के अंतर्गत ये सभी इतनी परसेंटेज मात्रा में पाए जाते हैं। किसी जीव में इनकी अधिकता हो सकती है तो किसी में इनकी कम भी हो सकती है। इनमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है मानव के शरीर के अंतर्गत वो होता है anti-RH-D। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण RH कारक होता है और इसी के आधार पर ये
पॉजिटिवता और नेगेटिवता का निर्धारण किया जाता है। अब सवाल आता है कि इस RH कारक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो RH कारक की जो आवश्यकता है उसका पढ़ने का जो मुख्य कारण है, RH कारक की जो आवश्यकता है उसका पढ़ने का कारण है कि जब वैज्ञानिकों ने समान वर्ग का रुधिर वर्ग समान व्यक्ति को दिया तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति पर वो सही था, लेकिन उसके बाद में कुछ कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो गई जिनमें समान रुधिर वर्ग देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सीधा सा कहने का मतलब ये कि RH कारक की आवश्यकता का पढ़ना क्या है कि वैज्ञानिकों ने जब देखा कि समान रुधिर वर्ग दिया गया, रुधिर वर्ग फॉर एग्जाम्पल माना किसी व्यक्ति का A वर्ग है और दूसरे व्यक्ति का भी A वर्ग है, ये इसका दाता है और ये इसका ग्राही है। समान वर्ग का रुधिर वर्ग देने के उपरांत रोगी सही था, लेकिन एक कंडीशन में ये आया कि एक रुधिर वर्ग B और रुधिर वर्ग B ये भी समान वर्ग है, दाता है, ये ग्राही है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। या मैं ये कह दूं कि ज्यादातर को ये सही था, लेकिन फिर भी उसमें कभी कभार क्या हुआ कि एक रोगी की मृत्यु हो गई, यानी समान रुधिर वर्ग देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु हो गई। इससे वैज्ञानिकों के दिमाग में एक शब्द उत्पन्न हो गया कि किसी भी रोगी को समान रुधिर वर्ग देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु होगी तो उसका मूल कारण क्या है। उस कारण को व्यक्त करने के लिए मकाका रीसस नामक वानर पर कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने प्रयोग किए और प्रयोगों के द्वारा बताया कि यदि व्यक्ति को समान रुधिर वर्ग दिया जाए तो देने के उपरांत भी उस रोगी की मृत्यु हो सकती है। उसका कारण है RH कारक, क्योंकि माना A वर्ग है और इसका भी A वर्ग है, ये दाता है, देने वाला है, ये ग्राही है। यदि इनमें RH फैक्टर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो रोगी की क्या हो गई, मृत्यु। और यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव दोनों हैं तो रोगी क्या है, सही है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस चीज को बता रहे हैं कि ये क्या है, RH फैक्टर है, RH फैक्टर है। ये पॉजिटिव का नेगेटिव को देने के उपरांत रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पे आती है बात कि जब कोई भी व्यक्ति RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव को दिया तो देने के उपरांत ग्राही के शरीर में, जिसने ग्रहण किया, ग्राही के शरीर में RH कारक के विरुद्ध इम्यूग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। इम्यूग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं जो RBC को नष्ट कर देते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा शरीर में ये बनाती हैं बिलिरुबिन नामक पदार्थ, और ये बिलिरुबिन नामक पदार्थ जो होता है ये मानव के शरीर में यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा स्प्लीन, इन दोनों को डैमेज करने के साथ साथ इनका ये क्या करते हैं, वृक्क को प्रभावित करते हैं और उसके बाद में रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को रुधिर लयनता या हेमोलाइसिस कहा जाता है। रुधिर लयनता अर्थात हेमोलाइसिस कहा जाता है। शरीर के अंतर्गत मानव के शरीर में ये क्रियाएं विफल हो जाती हैं, यानी कि वृक्क का कार्य करने की प्रक्रिया विफल हो जाती है लीवर और स्प्लीन को प्रभावित करने के कारण, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा RH कारक के बारे में। किसी भी व्यक्ति को समान रुधिर वर्ग देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु हो गई, उसका मुख्य कारण था RH फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का RH पॉजिटिव है, समान वर्ग है ग्राही और दाता, यानी कि ग्राही व दाता दोनों का कैसा है, समान रुधिर वर्ग है, समान रुधिर वर्ग है, ग्राही व दाता का समान रुधिर वर्ग है, लेकिन फिर भी ग्राही की क्या हो जाती है, मृत्यु। कारण बताइए। तो उसका कारण है, इसका कारण है, मृत्यु का कारण क्या हुआ
RH कारक। कैसे? माना ग्राही RH पॉजिटिव, दाता और ये RH नेगेटिव, तो इनमें कोई सा भी है, चाहे ये ग्रहण कर रहा है चाहे ये ग्रहण कर रहा है, दोनों अलग अलग है, कोई सा भी ग्रहण करे तो ग्राही का क्या होगा, ये ग्राही जो है रुधिर को ग्रहण किया, यानी कि RH पॉजिटिव का रुधिर RH नेगेटिव ग्राही को दिया गया। तो RH नेगेटिव ग्राही को जब देते हैं तो देने के उपरांत इसके शरीर में हीमोग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है, हीमोग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। ये उत्पन्न होने के उपरांत क्या करते हैं, आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं, आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा शरीर के अंतर्गत आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के उपरांत ये रुधिर के अंतर्गत बिलिरुबिन जैसा पदार्थ बनाते हैं। ये बिलिरुबिन जो होता है वो जीवों के शरीर में यकृत व प्लीहा अर्थात लीवर और स्प्लीन, इन दोनों की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वृक्क जो होते हैं इनकी या किडनी जो होती है इनकी कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है और रोगी की हो जाती है मृत्यु। तो रोगी की जो मृत्यु हुई उसका मूल कारण क्या है, RH पॉजिटिव का और RH नेगेटिव के ऊपर संवर्धन करना। इनमें RH पॉजिटिव और नेगेटिव को जब भी हम लोग देखते हैं तो देखने के उपरांत हम लोगों ने पहचाना कि इसकी मृत्यु किन कारणों से हुई है। इनमें इनकी मृत्यु होने के उपरांत हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर पूछ लिया जाता है कि रुधिर लयनता क्या है, तो किसी भी RH पॉजिटिव व्यक्ति का किसी RH नेगेटिव को या RH नेगेटिव व्यक्ति का RH पॉजिटिव व्यक्ति को यदि रुधिर दिया जाता है तो रुधिर के अंतर्गत हीमोग्लोबिन गामा प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण शरीर के अंतर्गत बिलिरुबिन पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ये बिलिरुबिन पदार्थ रुधिर में आरबीसी कणिकाओं को नष्ट करता है। नष्ट करने के साथ साथ जीवों के शरीर में ये यकृत और प्लीहा वाले जो भाग होते हैं, यकृत और प्लीहा जो अंग होते हैं, इनकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, जिसके कारण वृक्क की भी क्या हो जाती है, कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है और रोगी की हो जाती है मृत्यु। ये क्रिया हीमोलाइसिस या रुधिर लयनता कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है वो आता है गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। गर्भ रक्ताणु कोरकता, जैसा कि इसका नाम है, प्रसव के दौरान माता और शिशु जो गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसमें क्या होता है, माता और शिशु या भ्रूण, इनमें प्रथम प्रसव के दौरान माता RH नेगेटिव और शिशु RH पॉजिटिव है। तो इसमें गर्भावस्था के दौरान यदि मां RH नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु यदि RH पॉजिटिव है तो प्रसव के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिलता है। तो प्रथम प्रसव के दौरान क्या होता है, इनका रक्त आपस में मिल जाता है, रक्त आपस में मिल जाता है, रक्त आपस में मिल जाता है प्रथम प्रसव के दौरान आपस में, जिसके कारण माता में RH प्रतिरक्षी का क्या हो जाता है, यहाँ पे निर्माण हो जाता है, जिसके कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। किसके कारण, जब रक्त मिल जाएगा तो RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। और प्रथम शिशु का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, सामान्य तरीके से होता है, सामान्य तरीके से शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। लेकिन द्वितीय प्रसव के दौरान
द्वितीय प्रसव में भी यदि RH नेगेटिव माता है और RH पॉजिटिव शिशु है तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि माता के शरीर में बने हुए जो RH प्रतिरक्षी हैं वे भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों में प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि ये RH प्रतिरक्षी जो हैं माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी, ये भ्रूण के शरीर में RH प्रतिरक्षी के प्रति ये प्रतिक्रिया करते हैं तथा रुधिर समूहन द्वारा ये प्रतिरक्षी आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। रुधिर समूहन द्वारा आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं, आरबीसी कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो शरीर के अंतर्गत इनमें क्या होगा कि इस कारण रुधिर लाइनता उत्पन्न होगी, इस कारण मां के गर्भ से भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और यहां पे भ्रूण की हो गई मृत्यु। और यदि ये भ्रूण जन्म लेगा भी तो हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा और अत्यधिक कमजोर होगा। तो इसके उपचार के लिए, इस रोग के उपचार के लिए प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंतर्गत इम्यूग्लोबिन गामा यानी एंटी-आरएचडी, इम्यूग्लोबिन गामा यानी कि एंटी-आरएचडी का टीका लगाया जाता है। इसी को रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। माता के रक्त में RH पॉजिटिव रक्त कणिकाओं का विनाश कर माता के शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से यह रोकता है और कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का पूरा रक्ताधान के द्वारा ही बदलना पड़ता है। मैं फिर एक बार बता देता हूं, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। गर्भ रक्ताणु कोरकता जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, गर्भ के अंतर्गत रक्त के अणुओं में ब्लास्टेशन यानी कि रक्त की कणिकाओं का समाप्त होना। गर्भ के दौरान रक्त के अणुओं में ब्लास्टेशन यानी कि रक्त की कणिकाओं का समाप्त होना, जैसा इसका नाम है वैसा इसका कार्य है। इसमें क्या होता है, प्रथम प्रसव के दौरान यदि माता का रुधिर RH नेगेटिव है और भ्रूण का रुधिर RH पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में भ्रूण, इनके जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये रक्त प्रथम प्रसव के दौरान जब आपस में मिलता है तो मिलने के दौरान इसमें RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। इस प्रसव के दौरान, प्रथम प्रसव के दौरान जो शिशु का जो जन्म होता है वो सामान्य तरीके से होता है, नॉर्मली तरीके से हो जाता है। लेकिन द्वितीय प्रसव में भी यदि, यानी कि दूसरे बच्चे की गर्भावस्था के दौरान यदि फिर भी यदि माता का शरीर RH नेगेटिव और भ्रूण में RH पॉजिटिव है तो माता के शरीर में उत्पन्न हुआ RH प्रतिरक्षी भ्रूण के RH प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया करेगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, RH प्रतिरक्षी आपस में एक दूसरे से प्रतिक्रिया करेंगे और प्रतिक्रिया करने के कारण रुधिर समूहन हो जाता है। रुधिर समूहन होता क्या है, रुधिर समूहन का मतलब होता है रक्त कणिकाओं का आपस में चिपक जाना। तो इसमें रुधिर समूहन होता है प्रतिक्रिया करने के दौरान, और जो रुधिर समूहन होता है उसके कारण आरबीसी कणिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होने के बाद में शिशु की या तो मृत्यु हो जाती है या शिशु अत्यधिक कमजोर होता है। अर्थात हेपेटाइटिस से, इससे जो प्रथम प्रसव द्वितीय प्रसव के दौरान हेपेटाइटिस से कैसा होगा, हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा या फिर रोगी की हो जाएगी, भ्रूण की हो जाएगी मृत्यु। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है कि प्रथम प्रसव के जन्म के समय 24 आवर यानी कि 24 घंटे के भीतर गर्भस्थ मां को इम्यूग्लोबिन गामा या एंटी-आरएचडी के टीके लगाए जाते हैं, जिनके कारण उनके शरीर में जो उत्पन्न होने वाले रोगम, ये रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये रोगम प्रतिरक्षी जो होता है ये माता के शरीर में उत्पन्न होने वाली जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, इन रक्त कोशिकाओं में RH पॉजिटिव रक्त कोशिकाओं का ये विनाश करने का कार्य करता है। ये स्टूडेंट, आशा करता हूं गर्भ रक्ताणु कोरकता और RH कारक ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव क्या होता है, RH नेगेटिव क्या है, RH कारक के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं, किस वानर के अंतर्गत इनको देखा गया है, उसके अलावा गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। ये प्रश्न एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता को समझाइए। उसके अलावा
RH कारक जो होता है ये एक और चीज का एक समाधान करने का कार्य करता है। उसी में यह है कि इससे RH कारक या फिर संतान संबंधी जो विवाद होते हैं उनको हल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, RH कारक का और DNA टेस्ट का। तो इनके माध्यम से यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो RH फैक्टर पढ़ रहे हैं और गर्भरक्ताणु कोरकता पढ़ा है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, प्रथम प्रसव के गर्भरक्ताणु कोरकता में यदि माँ गर्भस्थ है तो माता का RH यदि नेगेटिव है, RH नेगेटिव, भ्रूण का RH पॉजिटिव है, तो इनके रक्त आपस में मिल जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान रक्त आपस में मिलेंगे तो माता के गर्भ के अंतर्गत RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। RH प्रतिरक्षी का निर्माण होगा तो शिशु का जो जन्म है वो पहले प्रसव के दौरान सामान्य तरीके से, नॉर्मली तरीके से शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन यदि द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी माता का RH नेगेटिव है और भ्रूण का RH पॉजिटिव होता है तो ये आपस में जो RH प्रतिरक्षी माता के गर्भ के अंतर्गत प्रथम प्रसव के दौरान उत्पन्न हुआ है, यह RH प्रतिरक्षी भ्रूण के RH प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करने के उपरांत गर्भ के अंतर्गत इनमें रुधिर समूहन हो जाता है, जिसके कारण RBC कणिकाएं आपस में चिपक जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जिसको रुधिर लयनता कहते हैं। इसके कारण या तो गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है या फिर वो शिशु जन्म लेगा तो हेपेटाइटिस से या अत्यधिक कमजोर होगा। इससे बचाव के लिए रोगम प्रतिरक्षी दिए जाते हैं। रोगम प्रतिरक्षी अर्थात इम्यूग्लोबुलिन गामा या एंटी-RHD के टीके लगाए जाते हैं, इसी को रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं, जो जीवों के शरीर में RH पॉजिटिव और नेगेटिव को समाप्त करने का, RH पॉजिटिव जो है उसको समाप्त करने का कार्य करते हैं। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। घर पे रह करके इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करें और सुरक्षित रहें। यहां से आगे का जो टॉपिक है वो रक्तदान का है, वो मैं कल कराऊंगा। धन्यवाद।